गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा एनसीईआरटी क्लास 11th टॉपिक चल रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी और हमारा एक सिस्टम है वो रेस्पिरेशन सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। मेनली जितने भी लिविंग वर्ल्ड है या जो भी हमारा जीवित संसार है, उस संसार के अंदर जो भी एनिमल्स है उसके अंदर मेनली दो प्रकार के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं, जिनको हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा भी है कि एक को हम बोलते हैं क्लोज टाइप और एक का होता है ओपन टाइप। ओपन टाइप का मतलब ये होता है कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो टिश्यूज़ के अंदर डायरेक्ट है, वो ब्लड जो होते हैं वो तैरते रहते हैं, उसमें रक्त जो है वो खुला ही तैरता रहता है और टिश्यूज़ में डूबे रहते हैं, और वो गैसियस एक्सचेंज, मॉलिक्यूल एक्सचेंज, फूड मॉलिक्यूल एक्सचेंज जो होते हैं वो डायरेक्ट ही ब्लड से सीधे ही ले लिए जाते हैं। और जो क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर जो रक्त है वो बंद नलिकाओं के अंदर बहता है, जिसके अंदर हम आर्टरीज बोलते हैं, वेंस बोलते हैं, धमनियाँ, शिराएँ हैं, जिसके द्वारा रक्त है वो अंगों तक, कोशिकाओं तक और टिश्यूज़ तक पहुंचाया जाता है। उससे हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बहुत सारे अकशेरुकी हैं, उनके अंदर कीट हैं जैसे कॉकरोच है, या जितने भी इंसेक्ट्स हैं, मोलस्का संघ के प्राणी जितने भी हैं, उनके अंदर जो है लगभग ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। जबकि केंचुआ एक ऐसा इनवर्टिब्रेट है जिसके अंदर बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बाकी जितने वर्टिब्रेट्स हैं, चाहे वो पीसीज हो, चाहे एम्फीबिया हो, रेप्टाइल्स हो, मैमल्स हो, उन सब के अंदर बंद प्रकार का, बंद नलिकाओं के अंदर जो है वो रक्त बहता रहता है। उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड टाइप का रक्त परिसंचरण तंत्र या क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम आज ह्यूमंस का पढ़ेंगे। ह्यूमंस के अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के भागों से मिलकर बना होता है। पहला है ब्लड, दूसरा है हार्ट, तीसरा यहाँ पर हम बात करेंगे जो है ब्लड वेसल्स। तो हम तीनों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। आज हम केवल ब्लड या रक्त की संरचना को समझेंगे भी रक्त क्या होता है। मेनली जो ब्लड होता है, मेनली इस ब्लड को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। मतलब कि जो ब्लड है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड कार्पक्सल्स या रक्त कणिकाएं। मेनली इनको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो होता है प्लाज्मा और एक होता है ब्लड कार्पक्सल्स। इन दोनों से मिलकर ब्लड बनता है। लगभग 55% भाग जो है वो प्लाज्मा का होता है और 45% जो भाग है वो किसका होता है, रक्त कणिकाओं का होता है। इसको हम ब्लड कार्पक्सल्स बोलते हैं। प्लाज्मा जो है वो कणिकाएं जो हैं, जो ब्लड सेल्स हैं, वो उन प्लाज्मा में तैरती रहती है, तो एक तरह का मीडियम प्रोवाइड करती है। ये बना होता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मतलब कि इसके अंदर कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो पहले हम बात करें ऑर्गेनिक या कार्बनिक मटेरियल किस किस के बने होते हैं। इसके अंदर ब्लड से संबंधित प्रोटीन पाई जाती है, इसमें हार्मोन्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के ऐसे मटेरियल जो ब्लड के लिए आवश्यक होते हैं, कार्बनिक पदार्थ, अनेक प्रोटीन जैसे मटेरियल जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं, प्रोथ्रॉम्बिन, इस तरह के प्रोटीनियसिस मटेरियल जो उसके कार्बनिक भाग को बनाते हैं। दूसरा है इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन से होंगे इसके अंदर मुख्य रूप से बाइकार्बोनेट, क्लोराइड आयन, सोडियम, पोटेशियम, तो इस तरह के आयन जो होते हैं वो उसके अंदर पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, इस प्रकार के आयन जो आयनिक अवस्था में पाए जाते हैं, अकार्बनिक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, विभिन्न मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है। जैसे हमने अभी रेस्पिरेशन के अंदर हमने क्लोराइड शिफ्ट समझा, किस प्रकार से वो आयनिक एक्सचेंज करते हैं और
CO2 को ट्रांसपोर्ट में कम करते हैं। इसी तरह से कुछ नर्वस सिस्टम के अंदर संरचना समझेंगे। नर्वस सिस्टम का जो स्टिमुलस है, जो संवेगों का संचरण, वो भी आयनों की प्रेजेंस में होता है। तो ये प्लाज्मा ही उसका मेजर रोल प्ले करता है, जो प्लाज्मा के रूप में पाया जाता है, जिसके अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। प्लाज्मा के अंदर ही वो रक्त कणिकाएं तैरती रहती है और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ब्लड की स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो रक्त कणिकाएं जो होती हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है लाल रक्त कणिकाएं, जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल। दूसरी होती है WBC, जिसको हम बोलते हैं वाइट ब्लड। और थर्ड होती है प्लेटलेट्स, जिसको हम बिंबाणु बोलते हैं हिंदी में। मेनली जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स या लाल रक्त कणिकाएं। ये कुल रक्त कणिकाओं का 99% भाग बनाते हैं। इसके अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जो मैमल्स की जो आरबीसी होती है वो केंद्रक के बिना पाई जाती है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। साथ में इनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काई और माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके अंदर नहीं पाई जाती। जो मेजर रोल होता है, जो सबसे बड़ा भाग जो होता है हीमोग्लोबिन का होता है, जिसकी संरचना हम रेस्पिरेशन सिस्टम में समझ चुके हैं कि हीम और ग्लोबिन का बना होता है। ये हीमोग्लोबिन का बना होता है। पूरी संरचना है वो आप ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, जो वीडियो है इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से किया जाता है, तो उसके अंदर पूरा समझा रखा है। हीमोग्लोबिन क्या होती है, हीम और ग्लोबिन का बना होता है, जिसके अंदर 4 हीम अणु जो होते हैं वो ग्लोबिन प्रोटीन के साथ जुड़े होते हैं, जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन पाई जाती है। तो वहाँ से डिटेल है वो आप समझ सकते हैं। हीमोग्लोबिन मेजर पोर्शन होता है जो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जो आरबीसी का निर्माण है, आरबीसी के निर्माण को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी के निर्माण को, इसके सिंथेसिस को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। मेनली आरबीसी का निर्माण जो होता है, यदि हम बात करें एम्ब्रियो की, एम्ब्रियो स्टेज के अंदर इसका निर्माण प्लीहा, लीवर और थाइमस ग्लैंड के अंदर होता है। मतलब कि एम्ब्रियो जब उसके अंदर किसी प्रकार से मैच्योरेशन नहीं हो रहा होता है, वो एम्ब्रियो की स्टेज में ही होता है कोई, तो उस स्टेज में आरबीसी का निर्माण जो होता है वो प्लीहा करती है, लीवर करता है और थाइमस ग्लैंड करती है। लेकिन जैसे ही वो अडल्ट हो जाता है या उसका मैच्योरेशन हो जाता है, तो उसके अंदर ये बोन मैरो करती है। बोन मैरो, जिसको हम बोलते हैं रेड बोन मैरो या लाल अस्थि मज्जा करती है। मतलब कि एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर लाल अस्थि मज्जा, या जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं, जो हड्डियों के सिरों पर, जोड़ों पर पाई जाती है। मस्तिष्क की कुछ भागों पर भी बोन मैरो पाया जाता है, मस्तिष्क की अस्थियों के अंदर। तो उस अस्थियों के द्वारा भी किसका निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण। आरबीसी निर्माण को एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। एम्ब्रियो के अंदर उनका निर्माण स्प्लीन, प्लीहा और थाइमस में होता है, जबकि अडल्ट के अंदर का निर्माण बोन मैरो, अस्थि मज्जा के अंदर होता है। एक स्वस्थ आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। मतलब कि 120 दिन तक आरबीसी जीवित रहती है। जैसे ही आरबीसी अपने जीवन काल को पूरा कर लेती है, इसका भाग है वो अलग अलग हो जाता है। इसे हिम और ग्लोबिन 2 भागों में ये टूट जाती है। हिम भाग में से Fe को लीवर के द्वारा अलग कर लिया जाता है, और उसका जो दूसरा भाग है उससे क्या बना देते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, 2 वर्णक बनाते हैं जो बाइल जूस का निर्माण करते हैं। बाइल जूस का निर्माण करते हैं। और ग्लोबिन, इसकी जो चेन होती है अल्फा और बीटा, 2 अल्फा और 2 बीटा जो चेन होती है, इसके अंदर एक में 141 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, दूसरे में
46 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ये ग्लोबिन प्रोटीन दोबारा से नए आरबीसी के निर्माण में अपने आप को पार्टिसिपेट करती है। अमीनो अम्लों की जो चेन होती है इसको वापस अलग कर लिया जाता है। जब नई आरबीसी बनती है तो नई आरबीसी के साथ उस ग्लोबिन चेन को बनाने के लिए उन अमीनो अम्लों को वापस से यूटिलाइज कर दिया जाता है। और जो बचा हुआ भाग है हीम का भाग में से Fe को अलग कर लिया जाता है और बचे हुए भाग को बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पितरस के रूप में लीवर के द्वारा प्रोसेस कर लिया जाता है। तो एक तरह से ये आरबीसी क्या जो सारा प्रोसेस जो है वो स्प्लीन के द्वारा किया जाता है। स्प्लीन में मृत आरबीसी को नष्ट किया जाता है। तो स्प्लीन जो होती है वो मृत आरबीसी की ग्रेवयार्ड होती है, कब्रगाह होती है जो मरी हुई आरबीसी को वहाँ पर प्रोसेस करती है। हाँ, यहाँ अडल्ट के अंदर ये ग्रेवयार्ड है, लेकिन जो वयस्क व्यक्ति होने से पहले जब एम्ब्रियो स्टेज में होता है तो उसी स्प्लीन के द्वारा नई आरबीसी का निर्माण करता है। तो स्प्लीन हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग होता है जिसके द्वारा आरबीसी का निर्माण भी किया जाता है और आरबीसी मृत होने पर उसको प्रोसेस करके उसको वहाँ पर उसके भागों को अलग अलग कर दिया जाता है। तो आरबीसी मुख्य महत्वपूर्ण आरबीसी जो है महत्वपूर्ण हमारे शरीर का ब्लड का पाया जाने वाला भाग है जिसके बिना ऑक्सीजन का परिवहन है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। दूसरा भाग यदि हम देखें डब्ल्यूबीसी जिसको हम श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं, वो क्या करती है भी देखते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। आरबीसी जो है हमने अभी समझा, इसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाई जाती, ईआर भी नहीं पाई जाती, गोल्जी कोडी नहीं पाई जाती, सिर्फ हीमोग्लोबिन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। जबकि ल्यूकोसाइट जो होती है वो केंद्रक युक्त होती है, इसमें केंद्रक पाया जाता है और इसके अंदर विशेष टाइप के कणिकीय मटेरियल होते हैं या कणिकीय मटेरियल नहीं पाए जाते, कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। तो डब्ल्यूबीसी को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक को हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट जिसको हम बोलते हैं कणिका में, और दूसरा होता है एग्रेन्युलोसाइट। कणिका मतलब कि डब्ल्यूबीसी के अंदर ये न्यूक्लिएटेड होती हैं, केंद्रक युक्त होती है, इसमें केंद्रक पाए जाते हैं, इसमें बाकी कोशिकीय मटेरियल भी पाए जाते हैं। इनके ऊपर कुछ कणिकीय मटेरियल या जिसके ऊपर कुछ कणिका में पदार्थ यदि पाया जाता है तो उसको हम ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं, कणिकीय डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। यदि उनमें कणिकीय पदार्थ नहीं पाया जाता है, सिर्फ केंद्रक ही पाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एग्रेनुलोसाइट। अब कणिकीय मटेरियल को हम पहचानने के लिए हम उसे अभिरंजकों से, स्टेनिंग मटेरियल से स्टेन करते हैं। तो उस स्टेनिंग मटेरियल से स्टेन करने के लिए हम अलग अलग स्टेनिंग मटेरियल काम में लेते हैं। पहला स्टेनिंग मटेरियल यदि हम कोई बेस या बेस से करें, यदि हम उसको स्टेनिंग मटेरियल, यदि कोई अम्लीय स्टेनिंग मटेरियल यूज़ करें या क्षारीय स्टेनिंग मटेरियल यूज़ करें या न्यूट्रल या मतलब कि कोई अम्ल और क्षार नहीं हो, एक बफर सोल्यूशन का हम स्टेनिंग मटेरियल तैयार करें, उससे यदि पहचाने तो ग्रेनुलोसाइट 3 प्रकार की होती है। पहली जो ग्रेनुलोसाइट है उसको हम बोलते हैं इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स मतलब कि इसको हम क्या करते हैं, इओसिन से क्या करते हैं, स्टेन करते हैं। मतलब इससे क्या करते हैं, इसको इओसिन से स्टेन करते हैं। इसका मतलब ये एक तरह के अम्लीय अभिरंजक होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एसिडोफिल्स। यानी क्या बोलते हैं हम, एसिडोफिल्स बोलते हैं। जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, जो इओसिनोफिल्स होती हैं, इनके जो केंद्रक जो डब्ल्यूबीसी होती है, इनका जो केंद्रक का जो आकार होता है वो क्या होता है, वो 2 पिंडकों से मिलकर बना होता है। मतलब कि इनका केंद्रक का आकार जो होता है वो 2 पिंडों से मिलकर बना होता है, बाइलोब्ड होता है, और बाइलोब्ड होने के कारण इसके केंद्रक को हम पहचान सकते हैं। और अभिरंजित किससे करते हैं, इसको एसिडोफिल्स से अभिरंजित करते हैं, और इओसिन से अभिरंजित करते हैं, अम्लीय अभिरंजक होते हैं। तो उससे हम पहचान सकते हैं कि किस प्रकार के
एक लाल रंग के अभिरंजक होते हैं तो हम उसको पहचान सकते हैं कि ये लाल रंग से अभिरंजकों से अभिरंजित होंगे, तो वो कौन होंगी? इओसिनोफिल्स। ये इओसिनोफिल जो है कुल जो WBC है, जो कुल WBC है, उन WBC का लगभग क्या होती है? ये 1 से 4% होती है। मतलब कि कुल WBC का 1 से 4% जो होती है वो ग्रेन्युलोसाइट में इओसिनोफिल पाई जाती हैं। ये इनका साइज जो होता है वो 10 से 15 माइक्रोन होता है। इनका काम क्या है? इनका काम होता है एंटीहिस्टामिन या एलर्जी के समय ये शरीर की रक्षा करती है। देखो हमारे शरीर के ऊपर जब भी कोई कीट या कोई हानिकारक कोई जैसे कोई कीट काट लेता है, मच्छर काट लेता है, तो वहाँ उस भाग में क्या हो जाते हैं? कुछ मात्रा में सूजन उत्पन्न हो जाती है। सूजन का मतलब ये होता है कि वहाँ पर बहुत सारे प्रतिरक्षी सिस्टम, इम्यून सिस्टम के क्या होते हैं? बहुत सारे प्रतिरक्षी जो होते हैं वो इकट्ठा होते हैं। उन प्रतिरक्षियों को हम बोलते हैं हिस्टामिन। उन्हें क्या बोलते हैं हम? हिस्टामिन। अब हिस्टामिन यदि बहुत अधिक मात्रा में बन जाता है, मतलब कि हमारे शरीर पे एक छोटे से कीट ने आक्रमण किया और जितने हिस्टामिन आने चाहिए थे उनकी संख्या उससे ज़्यादा हो गई, मतलब कि हमारे शरीर ने रिस्पॉन्स जो किया वो बहुत ही सेंसिटिव तरीके से किया और एक छोटे से प्रतिजनों को मारने के लिए बहुत अधिक मात्रा में क्या बन गए? वहाँ पर प्रतिरक्षी बन गए। तो वो कंडीशन कहलाती है एलर्जी होना। एलर्जी होना मतलब बहुत अधिक मात्रा में हिस्टामिन का निर्माण करना। जब हिस्टामिन बहुत अधिक बन जाती है तो उसको कम करने के लिए क्या करती हैं? ये एंटीहिस्टामिन, मतलब कि जितने हिस्टामिन की आवश्यकता है उतना रहने देती है, और जिस एक्स्ट्रा हिस्टामिन जो हमारे शरीर ने बनाया, हाइपर सेंसिटिविटी हमारे शरीर ने दिखाई, उस हाइपर सेंसिटिविटी के दौरान बने हिस्टामिन को कम करने का ये काम है वो इओसिनोफिल्स करती हैं। दूसरी ग्रेनुलोसाइट होती हैं वो कहलाती हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स होती हैं, इनका केंद्रक जो है वो एस शेप में होता है, मतलब कि इनका केंद्रक जो होता है वो एस शेप में होता है, अनियमित आकार का होता है, और इनके जो संख्या है वो कुल WBC का 0.4% ही पाई जाती है। बहुत ही कम संख्या में होती है ये बेसोफिल्स होती हैं, और इनका साइज जो होता है वो 10 से 15 माइक्रोन ये मोटे इनका साइज जो होता है वो होता है। इनका केंद्रक जो है वो एस आकार का होता है, अनियमित आकार का होता है, और इसका काम जो होता है वो मुख्य रूप से 3 तरह की कोशिकाओं का निर्माण करना। एक का निर्माण करना हिस्टामिन का स्रवण करना, दूसरा सेरोटोनिन का निर्माण करना, और तीसरा यहाँ पर होता है हिपेरिन का निर्माण करना। मतलब कि 3 तरह की कोशिकाएं बनाती है हिस्टामिन। मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे शरीर पर कोई कीट या कोई हानिकारक कीटाणु हमारे काट लेता है तो वहाँ पे एक तरह की सूजन, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो होती है वो हिस्टामिन के निर्माण की होती है। मतलब हिस्टामिन क्या करेगी? हमारे शरीर के उस प्रतिजनों वाले भाग को पूरा घेर लेगी और वहाँ पे उस जहर को या उस एंटीजन वाले पदार्थ को फैलने देगी। तो हिस्टामिन आवश्यकता से बनेगी तो बेसोफिल बनेगी। यदि आवश्यकता से अधिक हिस्टामिन बन गई तो इओसिनोफिल उसके अगेंस्ट काम करेगी। जितनी आवश्यकता है उतने हिस्टामिन रहने देगी और बाकी हिस्टामिन को वो ये खत्म कर देगी। तो एलर्जी के समय इसका उसको बोलते हैं एलर्जी होना। तो एलर्जी के समय ये स्रावित होती हैं, और यदि कोई कीट पतंगा काट लेता है तो उसके द्वारा ये हिस्टामिन बनाती है। सेरोटोनिन क्या करती है? ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं, जो धमनियाँ या शिराएँ हैं, उनकी भित्ति में पाई जाती है। ये लगातार ब्लड के सर्कुलेशन को, ब्लड के प्रेशर को चेक करती रहती है। यदि कहीं पर ब्लड का सर्कुलेशन कम है, मतलब कि नलिकाओं के अंदर पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं बह रहा है या प्रेशर कम है, तो सेरोटोनिन क्या करती है? ये ब्लड वेसल्स को संकुचित कर देती है, उन्हें सिकोड़ देती है ताकि ब्लड का प्रेशर लगातार बना रहे। तो सेरोटोनिन क्या करती है? ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। हिपेरिन क्या करती है? ये लगातार यकृत के द्वारा बनने वाला मटेरियल है जो लगातार रक्त के अंदर बहता रहता है और रक्त को एक तरलता प्रदान करता है, रक्त को जमने नहीं देता। मतलब कि एंटी ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर है, ये प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है रक्त का, ये रक्त को लगातार बहते रहने में मदद करता है। थर्ड जो ग्रेनुलोसाइट्स है, इसको मैं अलग लिख रहा हूँ, इसको हम बाद में समझेंगे ग्रेनुलोसाइट्स क्या होता है। थर्ड जो है
उसको हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का जो केंद्रक होता है वो लगभग क्या होता है, पॉली, मतलब कि ये बहुत सारे उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, ये 2 लोब का होता है, ये एस शेप का होता है, ये पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर है, मतलब कि इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर। मतलब उसके अलग भाग हैं वो हमें दिखाई देते हैं, अलग भागों से वो बलित दिखाई देता है। ये जो केंद्रक है ये कुल न्यूट्रोफिल्स का 60 से 70%, कुल WBC का 60-70% भाग जो होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स के बनाते हैं। और ये जो न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स ये किसी भी बफर सोल्यूशन से, मतलब कि एसिड या बेस दोनों का मिक्स जो होता है बफर सोल्यूशन से अभिरंजित हो सकते हैं। ये मेथिलीन ब्लू से, बेसोफिल्स जो है वो मेथिलीन ब्लू से अभिरंजित होते हैं। एक तरह का क्षारीय अभिरंजक है तो उसको हम बेसोफिल्स बोलते हैं। मेथिलीन ब्लू से ये ओसीएन से रंजित होता है और ये किसी भी बफर सोल्यूशन से क्या होता है, ये अभिरंजित है, वो हो सकता है, मतलब कि जिसमें एसिड भी नहीं होना चाहिए और बेस भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि न्यूट्रल मीन्स न्यूट्रल सोल्यूशन से, या ऐसा जिसके अंदर एसिड के भी गुण हो, बेस के गुण, उससे अभिरंजित होते हैं। ये कुल WBC का ये 60 से 70% भाग बनाते हैं। ये फेगोसाइटोसिस होती हैं। मतलब कि शरीर में बाहर से आने वाले हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करती है, ये उन्हें नष्ट करती है। मतलब कि एक तरह से ये हमारे शरीर की सुरक्षा करती है, प्रोटेक्शन करती है हानिकारक जीवाणु जो शरीर के अंदर बाहर से प्रवेश करते हैं उनके प्रति। तो मुख्य रूप से ग्रेनुलोसाइट्स 3 प्रकार की होती हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। अब इओसिनोफिल्स का जीवन काल जो होता है वो लगभग होता है 10 से 12 दिन। इसका बेस जो है वो 10 से 15 दिन होता है और इनका जो जीवन काल होता है वो 2 से 8 दिन के करीब पाया जाता है। इनकी लाइफ टाइम अलग अलग होती है, लेकिन सभी का सभी जो होती हैं हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देती है या हमारे शरीर के अंदर विभिन्न रोगों से लड़ने में मदद करती है। ये जीवाणुओं से लड़ने में मदद करती है। ये हिस्टामिन, बाहर से आने वाले प्रतिजनों का जो हानिकारक जो शरीर में टॉक्सिक मटेरियल प्रवेश करते हैं उनके प्रति हिस्टामिन बनाती है। ब्लड प्रेशर को और प्रतिस्कंदक है ये, और ये इनके अगेंस्ट, हिस्टामिन के अगेंस्ट काम करती है, एंटी एलर्जिक होती है, एलर्जी के अगेंस्ट काम करती है। ये है ग्रेनुलोसाइट। इसके साथ साथ WBC का एक प्रकार और पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एग्रेनुलोसाइट। जिसके अंदर कणिकाएं नहीं पाई जाती। कणिकाओं के बिना इसके आधार पर ये 2 प्रकार की होती हैं, तो इसको हम अलग से यहाँ लिखते हैं। कणिकाओं के आधार पर ये 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होंगी हम देखेंगे इसको भी। RBC हमने समझी, दूसरी हमने WBC में हमने एक पार्ट समझ लिया, ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के अंदर ये 2-3 प्रकार की होती है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और तीसरा न्यूट्रोफिल्स। ये WBC का पहला भाग है। दूसरा भाग जो WBC का होता है वो से हम बोलते हैं एग्रेनुलोसाइट। इनके अंदर भी केंद्रक पाया जाता है। तो एग्रेनुलोसाइट किसका भाग है? WBC का, जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं पाई जाती, कणिकाएं नहीं पाई जाती। ये 2 प्रकार के होते हैं। इनमें कौन कौन से होंगे? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। एक को हम लिम्फोसाइट बोलते हैं। लिम्फोसाइट वो भाग होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर क्या करते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं, प्रतिरक्षी बनाते हैं। WBC की तरह इनका निर्माण भी अस्थि मज्जाओं में होता है। RBC का निर्माण अस्थि मज्जाओं में होता है, WBC का निर्माण अस्थि मज्जाओं में होता है। इनका निर्माण भी किसका होगा?
ग्रेनुलोसाइट्स का निर्माण भी अस्थि मज्जाओं में होता है और इनका निर्माण भी अस्थि मज्जाओं में होता है। ये लिम्फोसाइट्स मेनली मैच्योरेशन के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, एक को हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट और दूसरी होती है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का मतलब ये होता है इनका मैच्योरेशन, इनका निर्माण भी बोन मेरो में होता है और इनका मैच्योरेशन भी क्या होता है, बोन मेरो में होता है। ये कहलाती है बी लिम्फोसाइट्स। दूसरी होती है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का मतलब इनको हम बोलते हैं एससी लिम्फोसाइट, जिनका निर्माण बोन मेरो में होता है लेकिन इनका परिपक्वन जो होता है वो थाइमस ग्लैंड में होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी सप्रेसर सेल और टी मेमोरी सेल्स, इनका निर्माण होता है। सीधी सी बात है कि ये शरीर से प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है, प्रतिरोगों से लड़ने में मदद करती है। तो हेल्पर किलर सेल जो होती हैं वास्तव में किसी भी प्रतिजन के विरुद्ध क्या करेगी, उस पर आक्रमण करेगी। हेल्पर सेल उसकी मदद करेगी। सप्रेसर सेल क्या करती हैं, मेनली इनका काम क्या होता है, जैसे मान लो किसी प्रतिजन ने आक्रमण कर दिया और किलर सेल ने उन प्रतिजनों को मार दिया एंटीबॉडीज़ के द्वारा, और एंटीबॉडीज़ की सहायता करने के लिए उसके पहचानने का तो कौन करेगी, हेल्पर सेल करेगी। लेकिन जब ये प्रतिजन मर जाते हैं उसके बाद उनको रोकने का काम करती है, मतलब कि किलर सेल्स लगातार काम न करे और पता लग गया कि वहाँ पर शरीर में कोई भी प्रतिजन नहीं है, तो अब कोई भी टी सेल्स को काम नहीं करना है, तो उन्हें रोकने का काम सप्रेस करती है, उन्हें संदमित करती है, उसे बोलते हैं सप्रेसर सेल्स। तीसरी होती है मेमोरी सेल्स। कुछ सेल्स जो होती हैं, टी सेल्स जो होती हैं, जैसे मान लो किसी प्रतिजन ने हमारे शरीर के ऊपर बाहर से पहली बार आक्रमण किया, तो पहली बार आक्रमण करने के बाद में कुछ ऐसी टी किलर सेल तैयार होती हैं जो हाथों हाथ उनको वहाँ से मार देती हैं, लेकिन कुछ किलर सेल जो होती हैं वो बदल जाती है मेमोरी सेल्स के अंदर, या उनको हम बोलते हैं याददाश्त कोशिकाएं। क्योंकि जब पहली बार आक्रमण होता है तो उसे किलर सेल्स तैयार करनी पड़ी, प्रतिरक्षी तैयार करने पड़े, लेकिन जब एक बार प्रतिरक्षी तैयार हो जाते हैं तो दोबारा यदि उस एंटीजन का या उस प्रतिजन का शरीर पर आक्रमण होता है तो उस किलर सेल से कुछ भाग मेमोरी सेल में बदल जाते हैं, मतलब कि याददाश्त के रूप में पड़े रहते हैं। हमने पहले भी इस प्रतिजन को मारा है, तो हाथों हाथ वो क्या करती हैं, हाथों हाथ मेमोरी सेल्स पहचानने का काम करती है, और पहचान कर दूसरी बार जब इन्फेक्शन होता है तो हाथों हाथ उन्हें नष्ट कर देती है, उनको वापस किलर सेल तैयार नहीं कर पाती। मेमोरी सेल्स में से कुछ सेल वापस सक्रिय होकर हाथों हाथ प्रतिजनों को नष्ट कर देती है। तो इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा फुल प्रूफ या बहुत ही अच्छा हमारा इम्यून सिस्टम का काम होता है, जो लिम्फोसाइट्स बनाती हैं, इनको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। दूसरी होती है मोनोसाइट्स। ये आकार में बड़ी होती हैं, इनका आकार का सबसे बड़ा होता है, ये इनको मोनोसाइट्स बोलते हैं। इनका काम जो होता है वो बाहर से आने वाले हानिकारक रोगाणुओं से रक्षा करती है, या हम ये कहें कि अनेक रोगों से ये भी रक्षा करने में मदद करती है। तो मुख्य रूप से WBC का काम होता है एलर्जी के लिए, या फिर किसी कीटों के काटने से, किसी प्रतिजन के प्रवेश करने से, या किसी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से, या हमारे शरीर के विभिन्न रोगजनों को सुरक्षा करने के लिए WBC जो होती है काम करती है। RBC का काम होता है हीमोग्लोबिन का निर्माण करना, हीमोग्लोबिन होगी तो ऑक्सीजन का परिवहन कर पाएगी। तीसरी होती है RBC WBC, और थर्ड है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स एक तरह के बिंबाणु होते हैं जो रक्त का थक्का जमाने का काम करते हैं, या फिर ये कहें कि रक्त का थक्का जमाने का काम करते हैं। इनका काम हम समझ लेते हैं क्या काम आता है, देखते हैं अभी। हमने ग्रेनुलोसाइट समझे, इसमें दो प्रकार का होता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये मोनोसाइट है। थर्ड प्रकार के प्लेटलेट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिंबाणु। ये वर्टिब्रेट जो स्तनी हैं, मेमर्स हैं,
मैमल्स में इनको क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोलते हैं, या हम इसको क्या बोलते हैं, बीमाणु बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर है, रक्त का थक्का जमाने का काम करते हैं, मतलब कि ये रक्त का थक्का जमाते हैं या रक्त को बहने से रोक देते हैं। ये जो रक्त के अंदर पाई जाने वाली जो कार्बनिक प्रोटीन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रम्बिन, उनको एज ए रक्त थक्का स्कंदन कारक के रूप में काम करते हैं। बाकी जो वर्टिब्रेट्स हैं मैमल्स के अलावा, उनको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। इन प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। इनका एक नाम और दिया गया है जिसको हम बोलते हैं स्पिंडल सेल्स। मैमल्स के अंदर इसको प्लेटलेट्स बोलते हैं, जबकि वर्टिब्रेट्स, बाकी वर्टिब्रेट जितने भी मैमल्स के अलावा जो कि शरीर की प्राणी हैं, उनके अंदर इस प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट या स्पिंडल सेल्स। काम वही है, रक्त का थक्का जमना, कहीं से भी चोट से रक्त बहना शुरू हो जाता है बाहर, तो लगातार रक्त को बहने से ये रोकते हैं। उनके चारों ओर एक तरह सा एक जाल बनाते हैं, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन या प्रोथ्रम्बिन, जो थ्रम्बिन को जो जाल है उसको बनाएंगे। रक्त का थक्का कैसे बनता है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, किस प्रकार से बनता है। उसमें अनेक कारक जो होते हैं रक्त स्कंदन के भाग लेते हैं, लगभग 13 कारक हैं, वो मिलकर रक्त का थक्का जमाते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज हमारा ब्लड की स्ट्रक्चर है वही हम समझेंगे, आज ये ब्लड किस प्रकार से होता है। तो मेनली ये ब्लड को 2 भागों में बांटा गया, प्लाज्मा और ब्लड कार्पस्कल्स। प्लाज्मा के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जबकि ब्लड जो कणिकाएं वो 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और स्तनीय आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता, बाकी आरबीसी के अंदर केंद्रक भी पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट, अभिरंजन के आधार पर होती है, उसमें कौन सी कणिकीय होते हैं। और थर्ड होती है प्लेटलेट्स। तो आज के लिए हम इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे रक्त का थक्का जमना, उसके बाद हम हार्ट की स्ट्रक्चर समझेंगे, और लास्ट में हम ब्लड वेसल समझेंगे, और फिर हम सर्कुलेशन सिस्टम को समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।